नमस्कार सभी को वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया वानी की पेशकश कॉन्वर्सेशंस विद विजनरीज पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सुभाषिनी प्रभाकर वानी की प्रोग्राम्स टीम से। आज हमारे साथ है पूर्वी पॉल जी, जो 22 से अधिक वर्षों के अनुभव से के साथ एक वरिष्ठ सीएसओ लीडर है। श्रमजीवी महिला समिति सचिव के रूप में पूर्वी जी ने झारखंड में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में लाइवलीहुड को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। उनके कार्य में एसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सिंगल वुमेन का गठन और समर्थन शामिल है, जिसने झारखंड में 40,000 से अधिक वंचित एकल महिलाओं को सशक्त बनाया है। जेंडर प्लानिंग, गवर्नेंस और पॉलिसी एडवोकेसी में विशेषज्ञता के साथ पूर्वी जी ने जागोरी और नावो इंडिया जैसे संस्थाओं के साथ महिलाओं की सुरक्षा, प्रवास और असंगठित के अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी काम किया है। आइए उनके इस जर्नी के बारे में जानते हैं आज। पूर्वी मैम, आपने महिलाओं के साथ काम किया है जो स्पेशली एससी और एसटी कैटेगरी से हैं और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से है। तो आप इन महिलाओं के साथ लीडरशिप क्वालिटीज कैसे बिल्ड करते हैं? थैंक यू सुहासिनी, मुझसे बात करने के लिए। और वानी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क है जिसने हमें मौका दिया आपसे बात करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। मैं ये बताऊं कि श्रमजीवी महिला समिति established in 1995 and registered under the Society Registration Act, stand as a prominent women-led civil society organization in Jharkhand. This organization had registered under Undivided Bihar. जो स्पेशल जो मुद्दे हैं, विशेष मुद्दे हैं, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, जिसमें वुमेन का एक बड़ा पार्ट होता है कि इस लड़ाई में महिलाओं की भागीदारी कैसे हो। तो ऑर्गेनाइजेशन जब से स्टार्ट किया था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन हमारा एम ही था, एसएमएस एम्स टू एनहांस लीडरशिप कैपेसिटी among the tribal and others excluded community, स्पेशली women। तो जो भी चैलेंजेस है उसके ऊपर कैसे वो अपने राइट्स के ऊपर वो कैसे एडवोकेट करे और कैसे वो काम ले जाए। तो हमारा एडवोकेसी, स्पेशली जो हम एडवोकेसी करते हैं पॉलिसी मेकर्स के साथ या अदर्स के साथ, तो हमारे एडवोकेसी हमारे जो बेसिकली जिनकी लड़ाई है वो एडवोकेसी करते हैं, हम उसे तैयार करते हैं कि वो कैसे अपनी वॉइस को रेज करे। अगर आप की जो लड़ाई है, महिलाओं की एक समुदाय की लड़ाई है, जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली हमने स्टैब्लिश किया। हमारा एम है, एसएमएस एम इज एनहांस लीडरशिप कैपेसिटी अमंग द ट्राइबल एंड अदर एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज वुमेन। सो हम लोग उनको, हमारा मिशन जो है वो बेसिकली एजुकेटेड देम, सॉलिडाइज देम एंड उनको आंदोलन करने सिखाओ और उनको एडवोकेट करने सिखाओ। तो जो भी चैलेंजेस वो फेस करते हैं, वो कैसे अपने राइट के ऊपर एडवोकेट करें, इसके लिए हम तैयार करते हैं। तो स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन में जब शुरू किया था, तो हमने विमेन के साथ काम करना से शुरू किया, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में। उसमें भी मेजोरिटी जो थे वो ट्राइबल वुमेन थे। लेकिन लेटर ऑन हम लोगों ने वुमेन के कैटेगरीज भी देखना शुरू किया, वुमेन को और भी उनकी जो आपको इंटरसेक्शनल जो होते हैं, उनके जो कन्फ्लिक्ट है उसको देखना शुरू किया। तो 2005 से हमने सिंगल वुमेन के साथ काम करना शुरू किया। हम लोगों ने ये देखा कि सिंगल वुमेन एक ऐसे वुमेन का एक ऐसा आपके तबका है जिनको बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार करना होना पड़ता है। उसमें सबसे ज्यादा उनका था 90 अबव महिलाओं को, 90% अबव महिलाओं को आपका जो वायलेंस के वो एट्रोसिटीज के वो इफेक्टेड होते हैं। और उनका बहुत सारे झारखंड में डाइन वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो उनसे शिकार होते हैं, बहुत ज्यादा वायलेंस उनके मतलब फेस करना पड़ता है। तो हमने जो एसएमएस का रोल उस समय ये था कि हम कैसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करें, जो ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन। वो उस समय तो सीबीओज थे, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थे। आज उसमें से काफी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड करके एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो जी। ये इसलिए इसलिए हमने किया कि एसएमएस अकेला
आप इस जो जो भी आपके चैलेंजेस हैं विमेन के, और स्पेशली अलग अलग विमेन के, जैसे सिंगल विमेन हुआ, जैसे दलित विमेन हुआ, जैसे आपको डिसेबल विमेन हुआ, या इस तरह का जो विमेन है, इनके इनको फेस करने, इनका जो चैलेंजेस है वो कुछ कॉमन कॉमन है, कुछ सेपरेटेड अलग से है। तो इस अलग अलग इश्यूज के लिए, अलग अलग उनकी जो चैलेंजेस के लिए उसके अपनी संगठन बने। तो सीबीओ जब बनाना शुरू किया, जब सीबीओ को सपोर्ट करना हमने शुरू किया, देन फिर ये सीबीओ रजिस्टर्ड हुआ और अपने अपनी जगह पे इसने झारखंड के अलग अलग जगह पे वो अभी एज ए एनजीओ के रूप में काम कर रहे हैं। तो 21 करीब करीब सीबीओ था जिनको हम लोगों ने उसको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रमोट किया कि वो अपना जी। अपने पूरी मतलब स्टैब्लिश्ड हो जाए और अपने जगह पे अपनी पहचान कर ले। और उसमें ज्यादातर हमारे जो सीबीओ से जो एनजीओ बने थे सब ट्राइबल विमेन लीडर है। मैंने एक तरह से बोल सकते हैं कि एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया, और वो भी ट्राइबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन को इसमें किया। उसके बाद जब हम लोगों ने सिंगल वुमेन के, जब सिंगल वुमेन का काम करने शुरू किया, तो हमने सिंगल वुमेन के ऊपर एक सर्वे किया। और वो उसमें हम 16 डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि झारखंड एक 24 डिस्ट्रिक्ट का एक आपकी स्टेट है, तो हमने हम्म। 16 डिस्ट्रिक्ट में एक सर्वे किया। वो भी सिंगल वुमेन का सर्वे किया, करीब 6,000 वुमेन के साथ सर्वे किया। और उसमें हमारे आई ओपनिंग एक फाइंडिंग्स निकल के आया। उस फाइंडिंग्स को लेके, उस रिपोर्ट के लेके हमने गवर्नमेंट के पास गए, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस समय अगर पॉलिसी एडवोकेसी का बात नहीं करे तो बहुत मुश्किल है। ये महिलाएं तो हमेशा से मतलब इनविजिबल रहेगी, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी नहीं थी। लोग लोग ये समझते थे कि सिंगल मतलब ही विडो वुमेन है। पर इतने सारे कैटेगरीज है सिंगल वुमेन का, तो ये ना तो सरकार को पता था, ना ही समुदाय उसको मानते थे। तो जब गवर्नमेंट के पास गए, ये हम 2005-6 की बात करते हैं, 2005-6-7 की। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत आई ओपनिंग था, हमारे लिए भी था, गवर्नमेंट के लिए था कि अच्छा इतने सारे। और आप जरूर जानते होंगे उस समय मनरेगा बन रहा था, राइट टू इंफॉर्मेशन हो रहा था, जी। एफआरए जी। एक्ट आ रहा था, फॉरेस्ट एक्ट आ रहा था। तो ये जो तीन बड़े बड़े जो कानून बन रहे थे, और जिसमें सिंगल वुमेन कहीं भी नहीं है, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया था कि ये भी वुमेन का एक कैटेगरी है, इनके लिए भी कुछ सरकार को सोचना चाहिए। तो जब गए तो सरकार के लिए भी लगा कि हाँ एक बहुत बड़ा तबका है। और काफी सारे लोग बोले कि मनरेगा जो है वो आपके हस्बैंड वाइफ पेयर में काम होते हैं, तो ये सिंगल वुमेन के कौन पेयर बनेंगे। तो हम लोगों ने उस समय डिफाइन किया कि एक सिंगल वुमेन दूसरे सिंगल वुमेन की पेयर बन सकती, मतलब एक एक दो मतलब एक पार्टनर बन के वो काम कर सकती है। आपके सिंगल वुमेन उसके बच्चे के साथ, उसके माता पिता के साथ एक एक फैमिली के रूप में वो आइडेंटिफाई हो सकती है। तभी उसका राशन कार्ड, उसका मनरेगा कार्ड, ये सब बन सकता है। क्योंकि उस समय हम लोगों ने देखा कि 92% महिलाएं वायलेंस के शिकार है, 8% गवर्नमेंट रीच है उनका। तो ये हम्म। और किसी में नहीं था। तो सरकार के साथ ये बहुत दिन तक हम लोग को एडवोकेसी करना पड़ा कि आपके जो जो फ्रंटलाइन वर्कर है, जो विलेज लेवल वर्कर जो गवर्नमेंट का है, जैसे आंगनबाड़ी सेविका है, पैरा टीचर है, सहिया है, आप लोग उसको आशा बोलते हैं, आशा जी। वर्कर है, जी। ऐसे जो जो भी लोग हैं, इसमें हमारी एकल महिलाओं की प्राथमिकता मिले। और स्कूल में जो स्कूल हॉस्टल है, क्योंकि उनके बच्चों के उस और उसके बच्चे ट्रैफिक होते थे, चाइल्ड लेबर होते थे, वो भी सर्वे में उठ के आया। तो इनके लिए रेसिडेंशियल स्कूल नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। और उस समय कस्तूरबा, हमारे झारखंड में कस्तूरबा बन रही थी। तो हमने हम्म। बहुत ज्यादा महिला समाख्या के साथ, गवर्नमेंट के डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री के साथ, वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ एडवोकेसी किया। और हमने कहा कि जो भी कस्तूरबा स्कूल है, यानी यानी जो आपके जो लड़कियों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल है, लड़कों के लिए जो स्कूल है, उसमें 10% आप रिजर्व कीजिए सिंगल मदर्स के लड़की बच्चियों के लिए। और ये सिंगल मदर्स के बच्चों को लिए ये रिजर्व ये भी हुआ। और आज तक अभी वो चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चीजों को हुआ। उसके बाद सरकार को पेंशन, क्योंकि उनके राशन, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा, ये तीनों बहुत जरूरी था आपके एडवोकेसी का पार्ट बनने के लिए। तो राशनिंग इसके नाम से हो जाए, पेंशन उसके नाम से हो जाए। तो पेंशन उस समय 400 मात्र था, उसको हम जी। लोगों ने क्योंकि 200 सेंट्रल देते थे, 200 स्टेट देते थे, तो सेंट्रल तो 200 रखेंगे, पर स्टेट में एडवोकेसी करके उसको, तो हम लोगों ने उसको 700 किया। अभी तो
1000 करीब हो गए हैं। जो भी आपके सेपरेटेड वीमेन है, जो भी आपके डिसेबल वीमेन है, जो जो भी जिनके हस्बैंड आपके माइग्रेट कर गए हैं और वहां जाके अपने फैमिली बसा लिए हैं, कुछ भी ऐसे ऐसे है जो 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 महिलाएं, जो महिलाओं का हस्बैंड जेल में है, जेल में बंदी है, ये बहुत बीमार है, तो ऐसे वुमेन हेडेड फैमिली को, तो इनको भी पेंशन का सुविधा हो। तो ये एक बहुत लंबा जर्नी रहा हमारा इसको हम्म। ले आने के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा और एक हमें याद होगा, आप लोग को याद होगा कि बानी के साथ हम एक झारखंड पे एक तब अनिल जी थे, एक हम लोगों ने कंक्लेव किए थे बानी के साथ सिंगल वुमेन के ऊपर। और एकदम मतलब मेरे पास आज भी फोटो है उसको, कि सारे कैमरा, कोई भी बड़े बड़े जो ऑफिसर आ रहे थे, ये नेता आ रहे थे, उनके पास कैमरा नहीं था, कैमरा उस महिलाओं के मुंह में था जिन महिलाएं अपने स्टोरी बता रही थी, अपने स्टेज में उठ के अपनी अपना लीडरशिप के बारे में बता रही थी। तो सारे कैमरा, हमारे पेपर में खाली स्टोरी स्टोरी था, ऐसे कल महिलाओं की स्टोरी था। तो बहुत ज्यादा उसका कैंपेनिंग हुआ। और उसके बाद वीमेन पॉलिसी उस समय बन रही थी, तो हमें कहा गया कि आप सिंगल वुमेन के लिए एक पॉलिसी पेपर बना दो। तो हम लोगों ने एक एक पेपर बनाया, एक चैप्टर बनाया है स्पेशली सिंगल वुमेन पे, और हमने सबमिट किया WCD में। तो उन्होंने कहा कि हम एकल महिलाएं नहीं, हम ऐसे लिखते हैं कि ये वुमेन इन वुमेन इन डेंजर या वुमेन इन स्पेशल सरकमटेंस, ऐसे करके उन्होंने एक चैप्टर है विशेष परिस्थिति में महिलाएं, जिसमें ट्रैफिक्ड महिलाएं को भी लिया गया, जिसमें विस्थापन के शिकार महिलाओं को भी लिया गया और एकल महिलाओं के लिए गया। पर ये सब में एकल महिलाओं के बहुत फोर्स गया था उसमें। और उसके बाद सरकार ने बहुत सारे योजना बनाए, जैसे विधवा सम्मान योजना या एकल सम्मान योजना। और काफी सारे जो था कि इनके जो सामाजिक प्रथाएं थे उसको उसको दूर करना सबसे ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जो गांव में या शहर में जो प्रथाएं था कि जब जैसे ही विडो होगी या जैसे ही उसको वो डिजर्टेड हो जाएंगे या उसको सेपरेशन में वो रहेंगे, या अनमैरिड जो महिलाएं हैं, जो जो जिसकी उम्र हो जाएगी, उसकी एक सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन का वो शिकार होती है, उसको डाइन बोला जाता है, उसको गाली दिया जाता है, उसको घर से निकाला जाता है, और घर के मेंबर भी निकालते हैं। तो इसमें हमने जगह जगह पे वीमेन सेल बनाना, ये अभी अभी जो बनाया है वन स्टेप सेंटर जो है, उसमें भी SMS एडवाइजरी कमेटी में है, स्टेट में भी है और इसमें भी है। तो ऐसे करके हमने सिंगल वुमेन पे काम करना शुरू किया। और आप बाद में लगा कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो तो बात करेंगे, क्योंकि हमने झालसा डालसा ये सब लोगों के पास जाके उन्होंने कहा कि थाना में अगर कोई सिंगल वुमेन आती है तो कैसे उसको थाना उसको कैसे एड्रेस करे। पर हमें लग रहा है कि ये काफी नहीं है, क्योंकि उनको हम्म। स्टैब्लिश करना है, उनका उनका इनकम बढ़ाना है, उनकी लाइवलीहुड को और रिसोर्सेज को स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जी। अगर रिसोर्सेज उनके पास नहीं जाएंगे तो महिलाएं फिर से वो मार्जिनलाइज्ड और एक्सक्लूडेड और वल्नरेबल होके रहेंगे। तो हमने लैंड मूवमेंट किया उस समय, कि इनको लैंड कैसे मिले। कस्टमरी लॉ में, स्पेशली ट्राइबल वुमेन के लॉ में आपके उनके कस्टमरी लॉज होते हैं, जैसे मणिपुर, मेघालय, ये सब में भी है, वैसे झारखंड में और काफी सारे आदिवासी क्षेत्र में है, कि इनको महिलाओं के नाम से जमीन नहीं होती है, पारिवारिक जमीन भी, इनहेरिटेंस लैंड भी नहीं मिलता, हस्बैंड का लैंड भी नहीं मिलेंगे। तो ये कहा कि ये कस्टमरी लॉ को चेंज करना तो बहुत मुश्किल है, ये कानून सरकार भी चेंज नहीं कर सकते हैं, कोर्ट भी नहीं, एडवोकेसी करने से भी नहीं होगा। तो इसको कैसे कम्युनिटी लैंड इनके, इनको कैसे पट्टा दिया जाए। तो सरकार के साथ लगातार ये करना, आपको एडवोकेसी करना। FRA एक्ट में कोई अगर एकल महिला होगी, क्योंकि FRA एक्ट ये कहता है कि कोई अगर वन भूमि जो दखल किया हुआ है उस परिवार को, तो वो पति पत्नी दोनों के नाम से होंगे। पर हम लोगों ने कहा कि जिनके पति ही नहीं है वो क्या करेंगे, वो तो हम्म। मैरिटल इंस्टीट्यूशन बाहर है। तो बोला गया, उसमें कानून में ये लिखा गया है कि कोई अगर एकल महिला वाली परिवार होगी या एकल महिला होगी, उनको एकल आपको पट्टा मिलेगा। और ये हमारे हमारे लिए बहुत वीपन जैसा हमारे काम किया। और हमने 3000 महिलाओं को कलेक्टिव फार्मिंग से जोड़ा। तो जो जो भी आपके ट्रेडिशनल ग्राम सभा, क्योंकि पेशा क्षेत्र है, तो बहुत सारे जमीन है जो ग्राम सभा के पास रहती है, यानी ट्रेडिशनल जो मुंडे मुंडा होते हैं या माझी बाबा होते हैं संथाल कम्युनिटी के, या ओराव में पाढ़ा राजा होते हैं, इनके पास रहते हैं गांव की जमीन, जो जिसमें जी। वो कोई अगर लोग आए तो उनको बैठा सकते हैं जो भूमिहीन है।
तो वो महिलाओं को दिया खेती करने के लिए, कलेक्टिव फार्मिंग के लिए। और आज भी वो हमारा आपका क्या बोलते हैं, आज भी हम कलेक्टिव फार्मिंग कर रहे हैं, और हमसे सारे एनजीओ है वो सीखते हैं कि कैसे महिलाएं कलेक्टिव फार्मिंग करती है। और हमारा ये भी केस है कि महिलाओं ने 3 साल जमीन दिया। जब हम लोग गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट बोले कि 3 साल इनको काम करने दीजिए कलेक्टिव में। उसके बाद सरकार की ये नियम है कि 3 साल अगर कोई किसी जमीन में, सामुदायिक जमीन में कोई खेती करता है, तो हम उसके नाम पे पट्टा देते हैं। और अभी बहुत सारी महिलाओं को वो जमीन का पट्टा मिल गया, मतलब उसकी अपनी ओनरशिप हो गई। तो ये जो एक संसाधन का दौर है उनको, फिर उनके नाम से आपको बैंक अकाउंट खोलना, कैसे हम इंस्टीट्यूशनल आपके लाइवलीहुड कैसे डेवलप करें, गवर्नमेंट के साथ पशु पशु गृह बनाना, पशुपालन के लिए करना, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर बहुत सारी ट्रेनिंग देगा। नॉन एग्रीकल्चर में जो है, जो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दलित महिलाओं जो महाली होते हैं, वो लोग बांस बेम्बू क्राफ्ट बनाते हैं, या कुछ लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, या कोई टोकरी बनाते हैं। यहाँ बहुत सारी कला है, ये कोई आर्ट करते हैं। तो इनको कैसे नॉन जो नॉन फार्मिंग है उनको कैसे हम एकजुट करें, और वो कैसे गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करें, एमएसएमई में कैसे जाए। तो ऐसे करके आप अगर देखेंगे तो हम लोगों ने बहुत सारा ऐसे महिलाओं को, करीब करीब 3,000 महिलाओं को हमने इस तरह से रिसोर्सेस में जोड़ा, ताकि उसकी जो वर्नेबिलिटी है वो कम हो जाए। और वो, और दूसरा हमने ने काम किया कि जो पंचायती गवर्नेंस सिस्टम है, यानी पंचायती व्यवस्था, आपका ग्राम सभा, आपका जिला परिषद, ये जो व्यवस्था है इसमें ये जो कमिटी, जो जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके कमिटी मेंबर कैसे बने, जैसे आपके वो जीत के कैसे मुखिया के रूप में कैसे जीत के आए। तो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो ये करने के बाद अभी देखें बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी आपके जो पंचायती में है, मतलब इलेक्टेड होके वो जीत के आए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कमिटीज में, आपके अलग अलग शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, ये सब समितिज में ये लोग आपको एंटर किया है। आप जानते हैं कि महिला समाख्या जाने के बाद लाइवलीहुड, आपका एक लाइवलीहुड मिशन से सब जगह आपको लाइवलीहुड महिला ग्रुप बनाया गया। तो हमारे यहाँ भी जेएससी, झारखंड लाइवलीहुड सोसाइटी के रूप में जगह जगह पे एसएचजीज को एडॉप्ट किया गया। तो उनके साथ लाइवलीहुड मिशन के साथ कैसे बैठ के सारे एसएचजीज में कैसे सिंगल वुमेन घुसे, और सिंगल वुमेन कैसे उसमें ग्राम संगठन में कैसे जाए, ताकि उसका अपना वॉइस है। तो ये तो हमारा संगठन आपका ये था, एकल नारी का था। और एकल नारी को हम लोग कोशिश किए थे कि ऐसे आइसोलेटली काम नहीं करके हमने, क्योंकि एकल नारी में दलित वीमेन भी है, आपके ट्राइबल भी है, आपके आपको माइनॉरिटी वीमेन भी है, मुस्लिम महिलाएं भी है, आपके बहुत सारे जी। ओबीसी महिलाएं भी है, जनरल भी है, ठीक है। तो ऐसे महिलाओं को कैसे हम मतलब इंक्लूजन अगर नहीं करेंगे सब जगह, तो ये अपने अलग अलग रूप में रहेंगे। तो हमने सभी जगह इनको इंक्लूजन किया कि आप ताकि सब लोगों में, सारी महिलाओं में ये लगे कि ये भी एक एक महिला है, और इनके पास भी रिसोर्स है, ये भी लीडरशिप है, और ये आगे बढ़े। तो ये हमने किया। पर कोविड के दौरान जो हुआ, क्योंकि उसके बाद हमें लगा कि ओके इंक्लूजन तो हो गया, तो अब हम हमारा, क्योंकि गवर्नमेंट भी इंक्लूजन कर लिया, हमारा भी एक क्रॉस कटिंग है कि हम जब भी वीमेन के साथ काम करेंगे तो हम स्पेशली देखेंगे, या गवर्नेंस जिस भी हेल्थ में काम करे, गवर्नेंस में काम करे, जिस भी में काम करे, हम सिंगल वुमेन को अ, एकदम देखेंगे, उसकी कैटेगरी को, उनको ज्यादा से ज्यादा हमें उसके साथ लेने का कोशिश कर, समन्वय करने का कोशिश करेंगे। लेकिन कोविड, जब कोविड हुआ, और कोविड के बाद जब फिर से हम लोग ने फिर से दोबारा सर्वे किया 12 जिला में, तो देखे कि सिंगल वुमेन का सबसे ज्यादा मुश्किल के दौर रहा कोविड के दौरान, क्योंकि उनके काम चले गए, फिर उनके बच्चे के शादी होने लगे कम उम्र में, लड़कियों की स्कूल से बाहर निकल गए बच्चे, बहुत सारे बच्चियां ट्रैफिक हो गई, चाइल्ड लेबर बन गए, और इनके जो संसाधन, जो भी संसाधन थोड़ा बहुत उन्होंने जुटाया था, वो सब इसमें दूसरे लोग छीन लिए। तो हम लोग को लगा कि ये तो फिर से ये मुश्किल का दौर आ गया। तो हम लोगों ने फिर, क्योंकि उस समय हमारा था कि हम वर्कर वीमेन के साथ काम करें, हम करेंगे, और सिंगल वीमेन भी उसकी पार्ट बनेगी। तो हमने सिंगल वुमेन का सर्वे किया, और हमने देखा कि कितनी महिलाएं हैं जो अभी काम करती है, मनरेगा में उसका जॉब कार्ड है या नहीं है। तो उसके बाद हम लोगों ने वर्कर वीमेन के रूप में
काम करना शुरू किया। महिलाओं को जो 60 से अबव है उसको कैसे सोशल सिक्योरिटी से जोड़े, और वो कैसे अपने क्राफ्ट, आर्ट और एग्रीकल्चर पे वो जुड़े रहे। बाद बाकी जो वर्किंग महिलाएं हैं वो कैसे वर्कर के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करें। और ये एक बहुत बड़ा फेडरेशन फोरम हमारा बनाया है, कर्मजीवी महिला संगठन करके। और एकल नारी का एकल नारी सशक्ति संगठन है, आप लोग सब जानते हैं। तो वो दो दो फेडरेशन अभी बना है स्टेट लेवल पे, जिसमें एक एक तो वर्कर वीमेन है, ये भी दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं कि एकल भी वर्कर है, वर्कर जो है वो भी एकल महिलाओं के साथ देंगे, और मेजोरिटी महिलाएं उसमें आ गई है। तो वो हमारा काम रहा है। उसके अलावा मैं एकल एकल महिलाओं को और थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि अदर जो एकल महिला, जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रांसजेंडर जो है, उसकी जो जो ट्रांसजेंडर सिस्टर्स लोग, मतलब बहन लोग जो है, जो जो अपने आप को विमेन के रूप में, फीमेल के रूप में वो आइडेंटिफाई करती है, या सेक्स वर्कर जो है, जो जो एकल तो है पर एकल है पर उनको किसी में शामिल नहीं किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने का बाद भी। तो हम लोगों ने 2016 से एक्चुअली स्टार्ट किया, पर 2020 से हम लोगों ने ज्यादा उसके साथ इंटीग्रेटेड रूप से काम कर रहे हैं। हमारा फेलोज भी, हमने कुछ फेलोशिप दिया है जिसमें हमारा क्वायर कम्युनिटी के लोग भी है, वो आगे कैसे जाए, अपनी महिलाओं को कैसे ये करे, और कैसे जो चैलेंजेस है उस चैलेंजेस को कैसे सब महिलाएं मिलके कैसे समाधान कर सके। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज है, पर मैं संक्षिप्त में ये सारी बात आपको बताई। जी जी, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी तरह आपने समझाया है कि किस तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी सारे महिलाओं को, कि उनकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट लेके आए हैं और उनको सक्षम बनाया है। बहुत ही बड़ी बात है ये। पूर्वी जी, एज ए पर्सन, एज ए सीएसओ लीडर, आप इतने सालों से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या दिक्कतें आती हैं, मतलब चैलेंजेस क्या होती हैं जब आप महिलाओं के साथ काम करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, पर हम लोगों को लगता है जहाँ मतलब जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनकी उनको संगठित कर ले, उनकी कलेक्टिवाइजेशन हो जाता है, तो आपके हम्म। चैलेंजेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह का सामाजिक चैलेंजेस बहुत ज्यादा नहीं था हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत समन्वय करने का कोशिश करते हैं कि जब भी जाए गांव में तो हम ग्राम सभा के साथ बैठे, उनकी ट्रेडिशनल जो पंचायती व्यवस्था है उनसे बैठे, उनको थोड़ा जेंडर के ऊपर बात करें, उनको मेल के साथ हम काम करें, केवल जब फीमेल के साथ काम करते तो मेल के साथ काम करें। चैलेंजेस तो बहुत था, क्योंकि शुरुआती चैलेंजेस जो था तो वो ये था कि महिलाओं को निकलने नहीं देना। ठीक है, महिलाएं क्या हम्म। करेगी, उनके उनके लिए जमीन क्यों जरूरत है, जमीन तो पुरुषों के पास रहते थे, इनको जमीन देके क्या करेंगे, ये जमीन का कुछ रख सकते हैं कि नहीं, घर तो पुरुषों का होता है, महिलाओं की तो घर नहीं होती है, पुरुष बनाते हैं, महिलाएं तो घर के अंदर बैठ के काम करती हैं। ये सब जो छोटे मोटे जो चैलेंजेस था, ये चैलेंजेस रहता ही है। ठीक है, ये चैलेंजेस हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होता, और हम लोग स्थानीय स्तर पे लोगों को तैयार करते हैं, जैसे हमारी कार्यकर्ताएं भी है, हम बहुत कम बाहर से हायर करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ के जो स्थानीय यूथ है, यंग लोग हैं, उनको कैसे हम मोबिलाइज करके उनको कैसे लीडरशिप बनाए, और वो कैसे मतलब आपके गांव के लिए और अपने जगह के लिए काम करें। तो आप अगर देखेंगे कि हमारे एक वॉलेंटियर, हम वॉलेंटियरशिप करते हैं कहीं भी जाते हैं, तो हमने वॉलेंटियर शिप जो बनाया, उसी को चुन करके बाद वाला जो प्रोजेक्ट आया उसमें हम लोगों ने उसको स्टाफ, फील्ड लेवल स्टाफ बनाया। तो हमारा अलग अलग पोजीशन होता है, जैसे फील्ड लेवल वॉलेंटियर होते हैं, फिर एक तो संगठन होती है, उसके बाद फील्ड लेवल हम्म। वॉलेंटियर्स होती है, उसके बाद हम्म। आपको फील्ड लेवल आपके जो सीआरपीज होती है, यानी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होती है, फिर आपके पंचायत या फैसिलिटेटर होते हैं जो कम्युनिटी फैसिलिटेटर है, देन फिर आपको एक लर्निंग फैसिलिटेटर होता है, देन फिर कोऑर्डिनेटर और जो भी असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर। तो ये जो प्रोसेस है, शुरुआती में बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि एजुकेशन लेवल कम था, और एजुकेशन होना बहुत मुश्किल था कि उस लेवल पे ले जाना। पर हम लोगों ने हम्म। ऐसा किया, हम आपको बता रहे हैं, हम लोगों ने क्लास 7 पास लड़कियों को भी वॉलेंटियर बनाया, और 2 साल में उसको मैट्रिक पास जैसा बना दिए, मतलब इतना लिखने पढ़ने सिखा दिए। तो वो जो लोकल लेवल पे जो काम है ना, वो बहुत काम आता है, तो इसलिए लोकल लेवल चैलेंजेस बहुत कम है।
दूसरा जो चैलेंजेस आता है, जो बेसिक चैलेंजेस है, क्योंकि हम ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ आपकी जो नक्सलाइट है ज्यादातर। आप जानते हैं झारखंड का क्या स्थिति था, डेवलपमेंट का, जहाँ सरकारें कहीं नहीं पहुंच पहुंच पाती थी। आज से कुछ साल पहले हम लोग ने जहाँ शुरू किया, और उसी जगह पे हमें काम करना, तो बहुत एक चैलेंजेस था। मतलब हम दोनों के नजर में थे कि एक तो जो हम्म। लोग गांव के लेवल पे जो लोग लोगों को मोबिलाइज करते थे, और एक गवर्नमेंट पे लेवल पे वो भी देखते थे कि कोई हम लोग नहीं घुस पाते, ये संस्था कैसे घुस रही है। तो हाँ। हमारे सारे सारे सर्टिफिकेट वगैरह, मतलब जो भी है, सबको डीसी के पास और इसके पास जमा देना पड़ता था कि भाई हम ऐसे नहीं है। और वो लोग भी आके देखते, हमारी मीटिंग में आके बैठ के सुनते थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मुकाबला था, मतलब चैलेंजेस था, मुकाबला तो नहीं थी, चैलेंजेस था हमारे, कि हम दोनों को बीच में कैसे बैलेंस बनाए। जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो भी पेड़ उसके ऊपर ये थे, मतलब अ, डर के मारे वो बाहर नहीं निकलते थे। तो इस अवस्था से महिलाओं को एकजुट करना और उसको आगे ले जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इस दौरान भी करीब करीब अगर झारखंड में देखें तो हम लोग मतलब कई जगह है, जैसे पश्चिमी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम में डुमुरिया एक जगह है जहाँ पूरी तरह से नक्सलाइट मूवमेंट था। वहां हम लोगों ने बहुत अच्छा से काम किया उनके साथ। गांव गांव में हमारे जो कार्यकर्ता घुसते थे, कोई किसी को, मतलब सरकारी वो लोग तो ले जाते थे ऐसे करके। तो वो एक एक दौर था जिसमें थोड़ा चुनौती हम लोग के लिए था। लेकिन उस चुनौती को हम लोगों ने कैसे स्ट्रांग में बदले, वो एक मतलब देखने का, कि किस तरह से हम गांव के साथ मिलके काम किए, किस तरह से उनको लगा कि नहीं ये तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ हमारे विरुद्ध ये ऐसे नहीं करते, पर ये गांव वालों को मजबूती देते हैं। तो ये दौर था जिस समय हम लोगों ने उसका फेस किया। दूसरा दूसरा जो प्रॉब्लम हुआ वो है आपको जो पॉलिटिकलाइजेशन होना, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है गांव लेवल पे, कि कौन लोग ये जो मोबिलाइज कर रहे हैं, ये किसके लिए मोबिलाइज कर रहे हैं। तो ये एक एक दौर ये हमेशा से हमारा होता रहा कि ये लोग है कौन, किस किस बेसिस पे है, कौन सा किसका फेवर करते हैं। तो ये एक है, पर उसके लिए भी हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसके लिए हमने मतलब क्योंकि हमारा एडवोकेसी इतना अच्छा अच्छा से था। हम बहुत सारे ऐसे में बहुत सारे कमिटीज में है, स्टेट कमिटीज में है। तो लोग जानते हैं कि भाई एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन है जो झारखंड में काम कर रहे हैं, और उनका काम सब लोग जानते हैं। इंटेलिजेंस के पास भी हमारा सारा खबर है, सब लोग है, बोर्ड का जी। एक एक बोर्ड बोर्ड मेंबर का खबर है। तो ये हम्म। सारी चीज के लिए बहुत मुश्किल तो नहीं हुआ। पर ये जो लोकल जो आपके जो इंसिडेंट होते हैं, छोटा मोटा जो बातचीत, मतलब जो होते हैं, लोगों को बाधा देना, काम नहीं करने देना, इस तरह से होता रहता है। वो आज भी है, कल भी रहेगा, और पहले भी था। तो ये जी। सारे चैलेंजेस था। पर एक चैलेंजेस सबसे ज्यादा था जो हम, क्योंकि हम चेंजेस की बात करते हैं, हम परिवर्तन की बात करते हैं। तो जी। परिवर्तन परिवर्तन किसी के लिए, जिन लोगों के लिए अच्छा होता है तो वो तो परिवर्तन चाहते हैं, पर कुछ लोगों के लिए परिवर्तन बहुत मुश्किल होता है, कि ये हम्म। परिवर्तन हो जाएगा तो हमारे हमें मुश्किल होगा। ठीक है। तो ये मिडिल मैन और ये सब का बात बात था। तो वो सब से भी हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। ये जो फंड बंद हो जाना, या चूंकि एफसीआरए का ये प्रॉब्लम है, पर हम लोगों ने बहुत अच्छा से एफसीआरए का प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व किया। कोई हमारे लिए कोई झमेला नहीं है। पर ये जो छोटा मोटा झमेला है ना, सिंधी, ये बेसिकली मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कोई अ, हम नहीं बोलेंगे कि बहुत बड़ा चैलेंजेस था। चैलेंजेस जो होता है, स्पेशली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का, सब लोग जानते हैं कि क्या चैलेंजेस है। जी। फंडिंग जी। चैलेंजेस है आपका। आप लोगों को हम, क्योंकि हम लोगों के साथ बैठते हैं, लोगों को प्लानिंग बनाते हैं, उनके एक एजम्पशन होता है, वो चाहते हैं कि ये काम तो हो गया, इसके बाद ये काम करेंगे। हम फील्ड लेवल स्टाफ को जोड़ते हैं, तो उनकी रोजी रोटी इसमें जुड़ा हुआ रहता है। अचानक से प्रोजेक्ट बंद हो जाना और सबकी रोजी रोटी छीन जाना, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस हमारे लिए जी। होता है कभी कभी। और उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि हम कैसे करें, क्या करें। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बाद बाकी जो चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस को तो हम लोग, चैलेंजेस आते भी है और हम लोग अपने अपने रणनीति बना के उसको खत्म भी करते बहुत ही बढ़िया। आपका जो इम्पैक्ट है, आपके प्रोजेक्ट्स का जो इम्पैक्ट है, बहुत ही लार्ज लेवल पे है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मैम आप। कंग्रेचुलेशंस। हैं। थैंक यू, हमको लगता अच्छा, है आपने जामतारा में ये भी बस। काम हाँ किया है मैम? हाँ हाँ, जामतारा में भी काम किया है।
मैम वहाँ के बारे में कुछ बता सकते हैं? हमने तो वेब सीरीज में सुना है जामतारा के बारे में। आप का काम के बारे में बता सकते हैं कुछ, खासकर उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में? देखिए, जामतारा तो डिवाइडेड होके जामतारा बनी थी। यहाँ की जो कम्युनिटी है, यह मिक्स कम्युनिटी है, मतलब ट्राइबल भी है, कुछ मुस्लिम भी है, ओबीसी भी है, और काफी सारे अच्छा। हैं कि जामतारा में जो संथाल कम्युनिटी है, हम्म। जामतारा के बगल में वेस्ट बंगाल है, राइट। हाँ। ठीक है। तो ये ठीक लोग है। ये लोग जो माइग्रेट करते हैं, ये वेस्ट बंगाल में माइग्रेट करते हैं, वहां की खेती ओके। करने के लिए वो जाते हैं। और हाँ। वहां से काफी सारे जो है और वो फिर सीजनल होता है, फिर आ जाता है ये यहाँ पर। और अच्छा। जो आपको जो जामतारा जो है, यहाँ का बहुत सारे आप देखेंगे कि यहाँ दोनों कम्युनिटी जो है, पर तब भी जामतारा में कोई अभी तक कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। लेकिन हम्म। आप अगर अंदर में जाएंगे तो बहुत अच्छे से ये लोग रह रहे हैं, दोनों कम्युनिटी, दोनों आपके जो रिलीजियन वाले लोग हैं। गांव में तो उन लोग गांव के जैसे ही होते हैं, और लेकिन जैसे ही आप मेन में आएंगे तो वैसे बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट है। और वहाँ एक तरह से, और ये कंफ्लिक्ट और बड़ा है इन कुछ कुछ सालों में, क्योंकि जैसे 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 आपकी पॉलिटिकलाइजेशन हुआ है गांव में, तो उस तरह से। जी। लेकिन आज भी ग्राम सभा वहाँ काम करती है, ग्राम सभा में अच्छे काम भी होते हैं। जो अगर ट्राइबल गांव में घुस जाइए तो आप अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा महिलाएं एक्टिव है, महिलाएं पढ़ती लिखती भी है, महिलाओं के संदर्भ में अगर बात करें तो ये है। हम्म। और ये जो है, ये यंग जनरेशन को मोबिलाइज किया है इस तरह से फ्रॉड करने में, क्योंकि नौकरी नहीं है, आपको पता है, काम नहीं है, हाँ। नौकरी नहीं है। हाँ। तो ये सब इसी में उन लोग देखा, इजी मनी कैसे अर्न होता है, तो ये लोग सब डाइवर्ट हो गए इसी में। तो इसमें कोशिश तो किया जा रहा है काफी सारे लोगों, लेकिन पॉलिटिकलाइजेशन भी बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों ने सिंगल वुमेन पे काम किया, और हमारा ज्यादातर जामताड़ा में मुस्लिम महिलाएं थी, बहुत ज्यादा ज्यादा मुस्लिम महिलाएं थी, क्योंकि उनके अच्छा। अंदर उनका जो एकलपन जो होता है, वो हम्म। खुल के वो उस समय आई थी कि वो आके बताती है कि क्या है, मतलब हमारे ये क्या। तो जामताड़ा में हमारी बहुत सारी मुस्लिम बहनें थी, जो लोग सिंगल वुमेन के लिए जुड़ी हुई थी, और आदिवासी बहनें भी। जब आप ऐसे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में काम करते हैं, तो ये जो महिलाएं हैं अलग अलग कास्ट के और अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, तो आप उनको सबको एक साथ मिला के किस तरह काम करते हैं? आपका स्ट्रैटेजी क्या होता है? हम ज्यादा कोशिश करते हैं ना कि हम हम्म। इश्यूज लेके बात करें, ठीक है। हम ज्यादा ठीक है। ये नहीं कोशिश करते हैं कि किसके साथ, मतलब कौन कौन लोग कौन सा कम्युनिटी का है। पर हम्म। ये आपने कम्युनिटी बात किया, बिल्कुल हर कम्युनिटी का अलग अलग तरीके होते हैं, अपने जी। सोशल ट्रेडिशंस अलग सोशल होते हैं। हाँ। ट्रेडिशनल होते हैं, सोशल नॉर्म्स भी होते हैं, सोशल नॉर्म्स हम्म। होते हैं बहुत सारे चीज, कि वो एक जी। जगह बैठे या नहीं बैठे, एक जगह एक साथ ट्रेनिंग में आए या नहीं आए, एक साथ खाना हाँ। खाए या नहीं आए, एक 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 के प्रॉब्लम में दूसरे लोग जाए या नहीं जाए। तो ये जी। जो आपसी जो हम लोग बंधुत्व को बोलते हैं, ये फर्टिलिटी जो करते हैं, कि भाई एक हम्म। साथ कैसे हम हमारी समस्याएं एक ही साथ है, तो हम कैसे एक साथ रहे, किस तरह से, कौन सा ऐसे मुद्दे हैं जहां हम एक साथ एक ही चीज का बात करें। तो ये हम्म। बहुत जरूरी भी होता है अलग अलग लोगों के लिए, कि आप कैसे बात किए। पर आपको ये स्ट्रेटेजिकली डिपेंड करना पड़ता है कि आप किस जगह पे काम करें। अगर हम्म। मान लीजिए आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं, आपके एरिया ऐसे है जहाँ ट्राइबल मेजोरिटी में है, तो हम्म। आपको बहुत ज्यादा कोशिश करना पड़ेगा कि आपको गवर्नेंस के साथ काम करने के लिए, कुछ भी, चाहे जेंडर का काम करे, चाहे आप लाइवलीहुड का काम करें, तो आपको वही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ डिसीजन मेकिंग होता है, जहाँ उनके उनकी मतलब महिलाओं की न्याय प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है, ग्राम सभा से शुरू होती है। क्योंकि सारे झारखंड में सारे थाना को ये ऑर्डर किया गया, जो स्पेशली जो ट्राइबल एरिया में है, कि आप तब तक कोई महिला का केस नहीं लेगा, महिलाएं सबसे पहले, या पुरुष, महिलाएं या पुरुष सबसे पहले ग्राम सभा में जाए, ग्राम सभा उसकी काउंसलिंग करे, देन फिर वो थाना में आए। तो हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी था कि हम कैसे गवर्नेंस सिस्टम को मोबिलाइज करें, कैसे ये बोले कि भाई ये गांव में अगर दो तीन मुस्लिम परिवार हुई है, या मान हम्म। लीजिए गांव में अगर तीन दलित परिवार भी है, या बाहर से लोग आके, जैसे हम पश्चिमी सिंहभूम का बात करते हैं, छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग आके, गोंड जाति जो होता है, आप जानते हैं गोंड जाति, वहाँ कई लोग माइग्रेट करके आके यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जब बाहर काम करने गई, तो उसने
यहाँ के लड़कों के साथ शादी करके यहाँ आया। तो ये इनके ना भाषा आती है, नहीं आती, पर इस यहाँ जाके वो आवास, मतलब उस गांव में जाके किसी का जमीन खरीद के वो बैठ गए। तो इनके बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता था। लेकिन हम्म। गवर्नेंस सिस्टम अगर समझे कि नहीं, ये गांव में बैठने वाले लोग हैं और इनकी वोटर कार्ड है, और ये हमारे ग्राम सभा के अंदर के लोग हैं, तो ग्राम सभा, इसके ऊपर ग्राम सभा को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। तो हमने हम्म। बहुत सारे ग्राम सभा को जेंडर ट्रेनिंग दिया है उनको। आप तो राष्ट्रपति जैसा है, तो इस तरह से हम जब हम्म। बताते कि देखिए संविधान में कैसे लिखा गया है, तो वो हम्म। उसको लगता है कि हाँ ठीक है, ये मेरा कर्तव्य है। और ये हम्म। फिर मोबिलाइज होते हैं। कभी कभी हमारे लोगों को भी बुला लेते हैं कि देखो एक केस आया है, हमको ठीक से समझ में नहीं आया, आप आ जाओ, आप लोग बता दो आके। तो ये जो फ्रेंडशिप, ये जो लोगों के साथ करना, तो ये बहुत जरूरी होता है ये करने के लिए। तो हम्म। नहीं तो फिर हमें जमीन भी नहीं मिलेगी ना, वो वही जमीन हाँ। देने वाले होते हैं। तो इसके हम्म। साथ काम करना बहुत जरूरी है कि कैसे गवर्नेंस को कैसे मजबूत हो, कैसे आपकी बात ऊपर तक जाए। थैंक यू सो मच पूर्वी जी, हमारे साथ अपने जर्नी को शेयर करने के लिए और सबको इंस्पायर करने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।